माननीय अध्यक्ष जी, मुझे अत्यंत खुशी है कि मैं प्रधानमंत्री जी द्वारा हाल में सेशल्स, मॉरिशस तथा श्रीलंका की यात्रा के बारे में वक्तव्य दे रही हूँ। इन यात्राओं का महत्व महोदया इसी बात से पता लग सकता है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने 34 साल बाद सेशल्स, 10 साल बाद मॉरिशस और 28 साल बाद श्रीलंका की यात्रा की। अध्यक्ष जी, पुराने 34 साल से कोई भारतीय प्रधानमंत्री सेशल्स नहीं गया, 28 वर्षों से पड़ोसी देश श्रीलंका में नहीं गया और 10 सालों से मॉरिशस भी नहीं गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो 34 साल बाद सेशल्स गए, 10 साल बाद मॉरिशस और 28 साल बाद श्रीलंका की यात्रा की है। महोदया, ये तीनों देश हमारे सबसे निकटतम पड़ोसी समुद्री देशों में से हैं। इन देशों के साथ हमारा लंबा इतिहास है, जिसके तहत लोगों के बीच आपसी संबंध, आर्थिक सहयोग और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दे रहे हैं। इस अवसर पर इन सभी मुद्दों को एक नई ऊंचाई तक ले जाया गया। अध्यक्ष जी, सेशल्स की यात्रा 10 से 11 मार्च 2015 तक हुई। प्रधानमंत्री जी को सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया। राष्ट्रपति जेम्स माइकल ने व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया और उन्हें विदाई दी। उन्होंने जो द्विपक्षीय बैठक की, उसके तहत आर्थिक, अवसंरचनात्मक और समुद्री सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री जी ने भारत के सहयोग से स्थापित किया गया तटीय निगरानी राडार प्रणाली का भी उद्घाटन किया। उन्होंने सरकार के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की और भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। इस यात्रा के महत्वपूर्ण परिणामों के रूप में प्रधानमंत्री जी ने दूसरा डोनियर एयरक्राफ्ट तोहफे में दिया, 3 माह की अवधि के लिए ग्रेटिस वीजा दिए जाने की घोषणा की और ईटीए में सेशल्स को शामिल किया। एजम्पशन द्वीप पर बुनियादी सुविधाओं का विकास, नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग, हाइड्रोग्राफी में सहयोग और नौकायन चार्टों की बिक्री के लिए 4 करारों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने ब्लू इकोनॉमी में सहयोग संबंधी एक संयुक्त कार्य समूह गठित करने का भी निर्णय किया। अध्यक्ष जी, समग्र रूप से प्रधानमंत्री जी की इस यात्रा ने संक्षिप्त यात्रा होते हुए भी भारत और सेशल्स के संबंधों पर गहरा प्रभाव डाला है। इससे सेशल्स, जो सामुद्रिक संप्रेषण व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसमें एक सकारात्मक भाव सृजित हुआ है। अब मैं मॉरिशस की बात करती हूँ। मॉरिशस की यात्रा 11-12 मार्च 2015 को की गई। भारत और मॉरिशस के बीच मौजूदा परंपरागत सौहार्द को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी का मॉरिशस के सभी वर्गों द्वारा सर्वोच्च प्रोटोकॉल के साथ हार्दिक स्वागत किया गया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया और उन्हें विदाई दी। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति राजकेश्वर प्रयाग तथा प्रधानमंत्री जगन्नाथ के साथ बैठक की। मुख्य न्यायाधीश, नेता प्रतिपक्ष, संचार प्रौद्योगिकी एवं नवसंचार मंत्री और लेबर पार्टी के शिष्टमंडल ने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की। महोदया, मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री जी मुख्य अतिथि थे। उन्होंने मॉरिशस की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री जगन्नाथ के साथ मिलकर अप तटीय निगरानी जहाज बाराकूडा को प्रचालित किया, जो कि भारत द्वारा निर्यात किया गया पहला कस्टम द्वारा बनाया गया जहाज है। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जगन्नाथ के साथ मिलकर विश्व हिंदी सचिवालय भवन के निर्माण की आधिकारिक शुरुआत करने के लिए एक पट्टिका का अनावरण भी किया। प्रधानमंत्री जी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने अप्रवासी घाट को देखा तथा गंगा तालाब पर पूजा अर्चना भी की। महोदया, प्रधानमंत्री जी ने मॉरिशस सरकार द्वारा निर्धारित परियोजना के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की उदार ऋण श्रृंखला की घोषणा की और 5 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। वो दस्तावेज क्या हैं? अगालेगा द्वीप पर समुद्री तथा हवाई परिवहन के विकास के लिए, समुद्री अर्थव्यवस्था में सहयोग के लिए, चिकित्सा की परंपरागत प्रणाली और होम्योपैथी में सहयोग के लिए, वर्ष 2015 से 18 के सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के लिए और भारत से आमों का मॉरिशस में आयात करने के लिए ये हस्ताक्षर किए गए। कुल मिलाकर
प्रधानमंत्री जी की इस यात्रा ने मॉरिशस के साथ द्विपक्षीय सहयोग को उच्च स्तर तक ले जाने तथा मॉरिशस के साथ भारत के अद्वितीय तथा विशेष संबंधों को मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाई है। अब मैं श्रीलंका की यात्रा की बात करती हूँ। महोदया, श्रीलंका का दोनों है, अंग्रेजी में बोलूं? हाँ, साउथ इंडिया। Parliamentary Affairs wants that I should speak in English on Sri Lanka. Okay. Honorable Speaker, the visit to Sri Lanka took place on 13th-14th March 2015. It was the fourth high-level engagement with that country since the election of President Sirisena on 9th January 2015. The House will recall that President Sirisena paid his first visit abroad to India later in February. The Sri Lankan Foreign Minister and I did reciprocal visits before and after that of the President. Prime Minister was received by Prime Minister Ranil Wickremesinghe. He held talks with President Sirisena and senior members of the government. Prime Minister also met the leadership across the political spectrum, including former Presidents Kumaratunge and Mahinda Rajapakse. He addressed the Sri Lankan Parliament and the Ceylon Chamber of Commerce. The visit expressed India's strong support for democracy and reform in Sri Lanka. Prime Minister noted in his address to the Parliament that recent elections reflected the collective voice of the nation, the hope for change, reconciliation and unity. He expressed confidence in the future of Sri Lanka defined by unity and integrity, peace and harmony, and opportunity and dignity for everyone. He underlined that for India, the unity and integrity of Sri Lanka are paramount. Prime Minister's talks with the Sri Lankan leadership covered a very wide range of issues. He conveyed India's sincere support and good wishes for Sri Lanka's new journey of peace, reconciliation and progress. India stands with Sri Lanka in its efforts to build a future that accommodates the aspirations of all sections of society, including the Sri Lankan Tamil community, for a life of equality, justice, peace and dignity in a united Sri Lanka. Prime Minister also declared that we believe that the early and full implementation of the 13th Amendment and going beyond it would contribute to this process. Prime Minister Narendra Modi, Honorable Speaker, became the first Indian Prime Minister to visit Jaffna. Prime Minister unveiled the foundation stone of the Jaffna Cultural Center to be built under a grant offered by India. He handed over certificates to the beneficiaries of the Indian Housing Project for internally displaced persons. At Talai Mannar, he flagged off the inaugural train on the track to Madhu Road. Prime Minister also visited the ancient temple of Naguleshwaram at Jaffna. The problems of fishermen were also discussed during the talks. Prime Minister pointed out that this was a complex issue involving livelihood and humanitarian concerns on both sides. India and Sri Lanka need to find a long-term solution. Fishermen's associations of both countries must meet at the earliest to work out a mutually acceptable arrangement. Honorable Speaker, during his stay, Prime Minister underscored our common Buddhist heritage. He visited the Mahabodhi Society in Colombo, offered dhan to monks and planted a sapling. Prime Minister also offered prayers along with President Sirisena at the venerated Sri Mahabodhi tree at Anuradhapuram. On the economic side, Prime Minister addressed the Ceylon Chamber of Commerce, where he spoke of new purpose and clarity in our policies. He pointed out the benefits of regional economic cooperation and urged Sri Lankan business to take advantage of the opportunities that India is creating for its neighbors. Among the main outcomes of the Prime Minister's talks in Sri Lanka were A. Inclusion of Sri Lanka in the Electronic Travel Authorization, that means ETA scheme, from 14th April, coinciding with the occasion of the Singhali and Tamil New Year. B. Setting up of a joint task force to develop the Trincomalli upper oil tank farms. C. Announcement of a fresh line of credit for $318 million for Sri Lanka's railway sector. D. Extension of currency swap facility of $1.5 billion by Reserve Bank of India to Sri Lanka's central bank. E.
creating a joint task force for cooperation in the ocean economy. F. Direct flights between Delhi and Colombo by Air India to begin this summer. G. Holding of a Festival of India in Sri Lanka. And H. Cooperation in development of Ramayana Trail in Sri Lanka and the Buddhist Circuit in India. Honorable Speaker, 4 agreements and MOUs were signed during the visit on customs cooperation, visa exemption for diplomatic and official passport holders, youth development and construction of an auditorium in Ruhana University in Matara, Sri Lanka. The Sri Lanka visit by Prime Minister provided an opportunity to strengthen ties with a very close neighbor and a fellow SAARC member. Recent developments in that country have created new openings and opportunities on many long-standing issues. From our side, the intent was to assure all sections of Sri Lanka that India wishes them well in their quest for peace and prosperity, and this was fulfilled in Prime Minister's visit. Honorable Speaker, I am confident that this House welcomes Prime Minister's visit to these 3 important countries in the Indian Ocean, which has promoted greater understanding and cooperation in this region. Thank you.